अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विद माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। पढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। वो कतन लापरवाह नहीं था, मगर आज जब वो दफ्तर से गाड़ी में घर के लिए निकल रहा था तो अचानक किसी तरफ से एक बूढ़ी फकीरनी उसकी तरफ लिपकी। अगर वो वक्त पर ब्रेक ना लगाता तो वो यकीनन गाड़ी से टकरा जाती। गुस्से से उसने बुढ़िया की तरफ देखा और मुंह फेर लिया। बाबू तेरे बच्चे जिए। उसने पर्स से नोट खींचा और उसकी तरफ बढ़ा दिया। साथ ही बेख्तियार उसके लबों से निकला, अगर बर वक्त में ब्रेक ना लगाता तो तुम नीचे आ चुकी थी माई। देख कर गाड़ी पर लिपका करो, तुम लोग अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। अरे जा बाबू, बुढ़िया ने नोट लपकते हुए कहा। मर गए मुझे मारने वाले, अभी मेरा वक्त नहीं आया। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोला, इतनी पहुंची हुई हो तो मांगती क्यों फिरती हो माई, कहीं कोई शोभदा घर खोल लो। उसने गाड़ी आगे बढ़ाना चाही। ठहर जा, बुढ़िया ने बदतमीज़ अंदाज में उसे टोका के वो गुस्से से बल खाकर रह गया। क्या कहा तूने? मैं तुझे शोभदाबाज दिखाई देती हूँ? वो आपे से बाहर होते हुए बोली। ले अब तू खैर खैरियत से घर पहुंच जाना बाबू, वैसे इसकी उम्मीद कम है। घर जाकर सोचना, तुझे मेरे शोभदाबाज होने और ना होने का यकीन डानो डोल कर देगा, समझा? अब जा, मोड़ पर तेरी किस्मत तेज़ हवा में जलता हुआ दिया लिए तेरा इंतज़ार कर रही है। बको मत, वो तैश में बोला और गाड़ी को गियर में डाल दिया। बुढ़िया ज़ोर से हंसी और उसकी मकरू हंसी दूर तक उसका पीछा करती रही। फिर जब एक मोड़ पर उससे एक मोटरसाइकिल टकराते टकराते बची तो उसका जहन कलाबाजी खाकर रह गया। वो तोहम परस्त नहीं था, मगर बुढ़िया की बकवास पर गौर ना करना भी अब उसके लिए नामुमकिन था। उसने एक मोड़ का जिक्र किया था और मोड़ मुड़ते हुए ही उसका एक्सीडेंट होते होते बचा था। उसका जहन मुसलसल मकरू बुढ़िया के सरापे और उसकी बेसरोपा मगर हैरत अंगेज तक सच होने वाली बात में उलझा हुआ था। उसने बड़ी कोशिश की, मगर सारा रास्ता वो बुढ़िया के तसव्वुर से पीछा ना छुड़ा सका। अपनी कोठी के गेट पर कार रुकते हुए जब उसने हारन दिया और चौकीदार ने उठकर गेट खोला, तब भी वो बुढ़िया ही के ख्यालों में गुम था। मगर गाड़ी को गेट के अंदर दाखिल होना था कि उसके उलझे हुए दिमाग पर खौफ, तोहम और अंदेशों की सारी गर्द झटती चली गई। सामने बरामदे में खड़ी शम्मा ने उसकी गाड़ी को देखते ही जैसे उसकी तरफ दौड़ लगा दी थी। उसकी बेताबी पर वो मुस्कुरा कर रह गया। डैशबोर्ड में निस्फ घड़ी में वक्त देखा। वो एहतियात से गाड़ी चलाने के चक्कर में पूरा 15 मिनट लेट था। उसने गाड़ी से बाहर कदम रखा और बेताबाना बढ़ी चली आती शम्मा को बाजू से पकड़ लिया। ये चंद मिनट की देर क्या हसीन अंजाम लाई थी। क्या बात है जानम? कुछ नहीं, आपने इतनी देर कर दी। वो सैराब का बाजू अपने गिर्द माइल करते हुए उसके साथ अंदर की तरफ चल दी। अपना चेहरा उसने सैराब के सीने में छुपा लिया था। सैराब ने महसूस किया कि शम्मा का जिस्म लरज़ रहा था। उसने उसे अपने साथ खींच लिया और इसी तरह वो अपने बेडरूम में चले आए। अंदर दाखिल होते हुए ही वो पागलों की तरह उससे लिपट गई। वो अब बाकायदा कांप रही थी। शम्मा जानम, क्या बात है? वो बेताब हो गया। शम्मा का चेहरा दोनों हाथों में लेकर उसने सामने किया और उसकी लरजती हुई पलकों को एहताता निगाह में लेकर वल्हाना देखने लगा। आपने इतनी देर क्यों कर दी? शम्मा ने फिर वही सवाल दोहराया और उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। कितनी देर? सिर्फ 15 मिनट लेट हुआ हूँ मैं, वो भी एक हादसा। वो कहते कहते रुक गया। कैसा हादसा? शम्मा ने पट से आंखें खोल दी और बराह रास्त सैराब की आंखों में घूरने लगी। सैराब उसकी हिरनी जैसी आंखों से झांकती हुई वहशत से घबरा सा गया। बात क्या है? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? सैराब तफ्शीश से बोला। पहले आप बताइए, क्या हादसा हुआ रास्ते में? कोई मोटरसाइकिल तो गाड़ी से नहीं टकरा गई? तुम्हें कैसे पता? वो हैरत से उछल पड़ा। जो मैंने पूछा वो बताइए। इधर आओ। वो उसे लेकर बेड की तरफ बढ़ा। उसे आराम से बिठाया। मैं चेंज करके आता हूँ।
वो साइड रूम की तरफ बढ़ गया। 5 मिनट बाद जब वो लौटा तो शमा बेड के बजाय सोफे पर बैठी थी। अब कहिए क्या हादसा हुआ? वो अब भी बेचैन थी। बात तरतीब से होगी, पहले मैं बताता हूँ। ये कहकर उसने दफ्तर से निकलकर रोड का मोड़ मुड़ने तक की बात तफसील से कह सुनाई। अब तुम बताओ, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरा हादसा मोटरसाइकिल से होते होते बचा है? मैं आज 2-2:30 बजे के करीब यूं ही सोने के लिए लेट गई। सर में दर्द था, इसलिए एस्प्रिन ली और बिस्तर पर आ गई। आपके आने से तकरीबन 20-25 मिनट पहले मैंने बड़ा भयानक ख्वाब देखा। मैंने देखा कि आपकी गाड़ी और एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट होते होते बचा, और मोटरसाइकिल को आपकी गाड़ी से हटाकर दूर फेंकने में एक बड़ी मकरूह सी बूढ़ी औरत का हाथ है। उसने जैसे उंगली के इशारे से मोटरसाइकिल को दूर हटा दिया, वरना शायद वो सीधा आपकी गाड़ी की विंड स्क्रीन में आ घुसता। बूढ़ी और मकरूह औरत सैराब के जहन में झमाका सा हुआ। उसने गौर से शमा की जानिब देखा। तुम उसका हुलिया बता सकती हो? हाँ, वो तो मेरे दिमाग में नक्श होकर रह गया है, शमा ने कहा, और बड़ी बारीक बीनी से जो हुलिया उसने बयान किया वो उसी फ़कीर बुढ़िया का था जो सैराब से दफ्तर के गेट पर टकराई थी। ये कैसे हो सकता है? वो बेयकीनी से बोला। क्या कैसे हो सकता है? शमा ने हैरत से उसे देखा। ये बिल्कुल उस फ़कीर बुढ़िया का हुलिया है जो मुझसे दफ्तर के गेट पर टकराई थी, मगर वो तुम्हारे ख्वाब में क्या कर रही थी? और वो भी ठीक उसी वक्त जब यह हादसा हो रहा था। शमा ने बात पूरी की। और उसी वक्त से मैं बेचैनी के आलम में आपकी मुंतज़िर थी। दफ्तर फ़ोन किया तो पता चला आप घर के लिए निकल चुके हैं। ख्वाब ख़त्म होते ही मैं घबरा कर बेदार हो गई थी। तब से मैं कॉरिडोर में टहल रही थी। अगर आप 5 मिनट मज़ीद न आते तो मैं आपकी तलाश में निकल पड़ती। वो बच्चों की तरह सहम कर उसके साथ लग गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम घबराओ मत। मगर मैं हैरान हूँ शमा, वो बुढ़िया क्या शय है जो बेदारी और ख्वाब की हालत में एक ही वक्त पर हम दोनों को परेशान कर रही थी? परेशान नहीं, उसने तो आपको मोटरसाइकिल के साथ टकराने से बचा लिया सैराब। शमा ने उसकी बात काटी। मैंने ख्वाब में जिस तरह उसे उंगली के इशारे से मोटरसाइकिल को परे धकेलते हुए देखा, उस मंज़र को मैं कैसे भूल सकती हूँ? नहीं शमा जान, ये तुम्हारा वहम है, और मुमकिन है कि वो कोई और बूढ़ी औरत हो। हुलिया हिन गलीज़ लोगों का एक जैसा ही होता है। इसकी भी तस्दीक हो जाएगी, शमा ने सीधे होकर बैठते हुए कहा। वो कैसे? आप उस बुढ़िया के कपड़ों का रंग बताइए या कोई और ख़ास निशानी? सैराब ने सोचते हुए आंखें बंद कर ली। खूब ध्यान जमाकर उसने बुढ़िया को याद किया और इसी हालत में बोला। उसने सुर्ख फूलों वाले डिज़ाइन के मैले से कपड़े पहन रखे थे। उसके बाएं हाथ में एक थैला और छोटे दानों की सफ़ेद तस्बीह थी। शमा ने फिर से उसे चौंका दिया। हाँ हाँ बिल्कुल सैराब आंखें खोलकर हैरत से उसे घूरने लगा। तो फिर वो एक ही बुढ़िया है जो हम दोनों में से एक को मिली और दूसरे को ख्वाब में दिखाई दी। ये तो बड़ी अजीब बात है, सैराब बड़बड़ाया। मगर इसका मतलब क्या है? वो क्यों मुझे एक हादसे से खबरदार करके तुम्हारे ख्वाब में आ घुसी? ये तो मैं नहीं जानती, मगर आपसे एक दरख्वास्त है। आप एक एहतियात करें कि किसी फ़कीर को खाली ना लौटाया करें और झिड़की मत दिया करें, इससे अल्लाह नाराज़ होता है। आपने बताया कि उस बुढ़िया को भी आपने झिड़क दिया था। हाँ, वो खज्जल सा हो गया। वो अचानक इतनी तेज़ी से आगे आई कि मैं तैश में आ गया। आइंदा एहतियात करूँगा। शुक्रिया, और अगर वो बुढ़िया दोबारा मिले तो उसे खूब ढेर सारे पैसे दीजिएगा और उससे दुआ भी कराइएगा। वो शर्मा गई। दुआ? वो काहे के लिए? सैराब कुछ ना समझा। आज दोपहर डॉक्टर नाइला का फ़ोन आया था। रिपोर्ट पॉजिटिव हैं, शमा ने इसी शर्मीले लहजे में कहा। ये तो बड़ी खुश करने वाली खबर सुनाई तुमने। अब क्या इरादा है, बेटा के बेटी? मैं क्या जानूं? उसने सैराब के सीने में मुंह छुपा लिया। ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है। चलो दोनों ही नेक नसीब लेकर आएँ। शमा, मैं सोचता हूँ इतनी दौलत, जायदाद और कारोबार का वारिस कब आएगा? कब? अपने वक्त पर आएगा।
अब छोड़िए, जाकर फ्रेश हो जाइए। आज आपने गुस्ल से पहले चाय पी ली। हाँ, बात थी ऐसी थी कि सब उलट पुलट हो गया। अच्छा तो मैं फ्रेश हो जाऊं। वो उठ गया। शमा कुछ सोचते हुए बेड पर बैठ गई। उसके ध्यान में ख्वाब वाली बुढ़िया का तस्वर नाच रहा था। वो उस ख्वाब पर गौर कर रही थी, शायद कोई बात सामने आ जाती। कुछ देर बाद उसने इस बात में यूं सर हिलाया जैसे कुछ फैसला कर लिया हो। फिर वो बाथरूम के दरवाजे पर आई और आहिस्ता से दस्तक दी। यस, सैराब ने अंदर से जवाब दिया। मैं ज़रा अम्मी के कमरे तक जा रही हूँ, अभी लौट आऊँगी। ओके, सैराब ने इसी अंदाज में जवाब दिया। वो मुस्कुराती हुई पलटी और कमरे से निकल गई। अल्लाह तुम पर अपना करम फरमाए बेटी। तायरा बेगम ने तस्बीह एक तरफ रखते हुए शमा पर फूंक मारी। मैं आज ही तुम दोनों की तरफ से सदक़े का बकरा खुद यतीम खाने जाकर दे आऊँगी। अल्लाह तुम दोनों की हिफाजत फरमाए। उन्होंने शम्मा को सीने से लगा लिया। ये ख्वाब अच्छा भी है और बुरा भी। अच्छा इसलिए है बेटी कि तुमने सैराब को हादसे से बचते हुए देखा, और बुरा इसलिए कि हादसा तो शायद एक इशारा है आइंदा किसी बड़े वाक़े के बारे में। वो बुढ़िया जो भी है, हो सकता है मजजूबा हो। उससे सैराब को झिड़क कर बात नहीं करना चाहिए थी। अम्मी, इसके बारे में तो मैंने उनको समझा दिया है, बस उनकी तबीयत में कभी कभी तेज़ी आ जाती है। नहीं आनी चाहिए बेटी। बहरहाल दूसरी बात क्या बताने वाली थी तुम? उन्होंने शमा की जानिब देखा और जब शमा ने शर्माते हुए उनसे खुशखबरी सुनाई तो वो निहाल हो गईं। अल्हम्दुलिल्लाह, वो बेख्तियार कह उठी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है बेटी। अब तुम्हारे उछलने कूदने के दिन नहीं। एहतियात और आराम करो, समझी? उन्होंने शमा की पेशानी चूम ली। जी अम्मी। वो सर झुकाकर रह गई। अच्छा बेटी, अगर सैराब दफ्तर से कुछ दिन की छुट्टी करना चाहे तो? नहीं अम्मी, छुट्टी तो मुमकिन नहीं है। वो इतने बिज़ी रहते हैं कि इतवार का दिन भी ना जाने कैसे शेयर कर लेते हैं। मगर मैं चाहती थी बेटी कि तुम दोनों कुछ दिनों के लिए किसी पुरसुकून मकाम पर चले जाओ। इससे आने वाले मेहमान पर बड़ा खुशगवार असर पड़ता है। अम्मी, अभी से वह बमुश्किल कह पाई। देखो बेटी, बुनियाद दुरुस्त, सीधी और मजबूत हो तो इमारत खुद ब खुद शानदार बनती चली जाती है। आधी मंजिलें उठाने के बाद बुनियादों को गहरा करने के बारे में सोचना तो हमाकत ही है ना। इसलिए तुम सैराब से कह कर देखो, शायद वो वक्त निकाल ही ले। मैं बात करूंगी अम्मी। और कुछ देर बाद वो उनसे रुखसत हो गई। तायरा बेगम अकेली जान, दिन रात का सुख, ना कोई फ़िक्र ना फाका। इस साल में वो अपने रब का जितना शुक्र अदा करती कम था। यही सोचकर उन्होंने मुसल्ले से दोस्ती कर ली थी। हर वक्त किसी न किसी इबादत का दामन थामे रहती। आज एक नामुकम्मल बुरी और एक मुकम्मल अच्छी खबर पर उन्होंने अपने रब का सजदा शुक्र अदा किया। फिर यतीम खाने जाने के लिए तैयार होने लगीं। वो सैराब और शमा का सदका उतारना चाहती थीं। वो दोनों सोने के लिए लेट चुके थे जब शमा ने सैराब को मुखातिब किया। आप सो गए क्या? नहीं जानम। सैराब ने उसकी तरफ करवट ले ली। क्या बात है? एक बात कहना चाहती थी। वो बिस्तर को नाखून से कुरेदते हुए बोली। तो इसमें इतना तकल्लुफ़ क्यों, कह डालो। सैराब ने उसे प्यार से देखते हुए कहा। मैं पूछना चाहती थी क्या आप ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले सकते हैं? वो क्यों, कोई ख़ास वजह? वो चौंका। नहीं, बस यूं ही। वो बात टाल सी गई। शायद उसने इरादा तर्क कर दिया था। शमा जान, सैराब ने वल्हाना देखते हुए कहा, तुम कोई बात कहने में अभी भी इतना तामुल क्यों करती हो? क्या हम अभी तक अजनबी हैं? ये बात नहीं सैराब, वो जल्दी से बोली। दरअसल मैं ये सोचने लगती हूँ कि मेरी किसी फरमाइश या किसी बात से आपका नुकसान ना हो जाए। शमा, वो हैरत से बोला। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी कोई बात मानने या तुम्हारी फरमाइश पूरी करने से मेरा नुकसान हो जाएगा? अव्वल तो ये मुमकिन नहीं, और फ़र्ज़ करो ऐसा हो भी जाए तो यकीन करो जानम, वो नुकसान नहीं, तुम्हारा सदका होगा जिसे उतार कर मैं फूल से हल्का हो जाऊंगा। इसलिए शमा जान, तुम आज के बाद कभी झिझक कर कोई बात मत करना। तुम जो कहो वो तुम्हारा हक है।
میں تمہارے لیے جو کر سکوں وہ میری محبت ہے۔